दोस्तों ये कहानी का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले से ही एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्टोन अपने साथियों को मिलकर काइट को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जॉन पहुंचकर अपनी कार के रॉकेट से स्टोन की कार को उड़ा देता है। और फिलहाल काइट स्टोन के हमले में बुरी तरह से घायल हो गई थी, इसलिए जॉन किसी तरह टोपोको से बचाकर बाहर ले जाने लगता है। क्योंकि जॉन किसी तरह काइट को बचाना चाहता था, इसलिए वह यह भी नहीं देखता है कि स्टोन जिंदा है या नहीं। इधर हम देखते हैं कि डैम के फ्रंट गेट पर एक विजिटर की एंट्री होती है और वह कोई और नहीं बल्कि स्वीट टूथ होता है। स्वीट टूथ एक रोड ट्रिप पर अपने शो के लिए ऑडियंस ढूंढने निकला था। जब एक एजेंट ने स्वीट टूथ से ओपन रोड लाइसेंस मांगा तब स्वीट टूथ उसके मुंह में एक ग्रेनेड रखकर वहां से चला जाता है, जिस कारण वह एजेंट मारा जाता है। अब स्वीट टूथ वहां पहुंचता है जहां एजेंट स्टोन के लोगों ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा था। वहां मौजूद एक एजेंट सारे कैदियों से कहता है कि तुम हाथ जोड़कर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो। इतने में ही स्वीट टूथ वहां पहुंचकर उस एजेंट को मार देता है, जिसके बाद वे सभी कैदी अब आजाद हो चुके थे। उन सब कैदियों के बीच माइक स्वीट टूथ से छुप रहा था। वैसे तो ये बात स्टू को पता होती है, लेकिन फिर भी वह स्वीट टूथ को नहीं बताता है और माइक को वहां से जाने देता है, जबकि स्टू को इस सिचुएशन में डालने वाला माइक ही था। स्वीट टूथ को स्टू की लॉयल्टी काफी अच्छी लगती है और वह उसे इसके लिए एप्रिशिएट भी करता है। अब स्वीट टूथ स्टू से इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ एबोर्ड ट्रेवल के लिए ऑफर करता है। अब क्योंकि स्टू के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी मान जाता है। तब वह आइसक्रीम ट्रक के बैक सीट पर बैठ जाता है। तभी स्टू को आइडिया आया कि क्यों ना वह सारे आउटपोस्ट के मैप को ले लिया जाए। साथ ही स्टू स्वीट टूथ को बताता है कि ऐसे बहुत से आउटपोस्ट मौजूद है जहां पर उन्हें बहुत सारे कैदी मिल जाएंगे। अगर सारे आउटपोस्ट के कैदियों को आजाद करा दिया जाए तो स्वीट टूथ के शो के लिए बहुत सारी ऑडियंस इकट्ठा हो जाएगी और फिर उसकी एक तरह से आर्मी होगी और ये चीज स्वीट टूथ को बहुत ही पसंद आती है। अब कहानी थोड़ा पीछे आती है जहाँ हम देखते हैं कि काइट और उसका भाई लाउड एक फील्ड में काम किया करते थे जहाँ उनका काम पेड़ों से फल तोड़ना था। हालांकि इसमें उनका कोई भी रियल फीचर तो नहीं था, लेकिन काइट को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसमें उन्हें 4 साल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा और इसके बदले में वे लोग उन्हें एक अच्छी लोकेशन पर बड़ा सा घर देने वाले हैं। तब काइट डोमेस्टिक वर्कर और लाउड फूड सेलर के लिए काम करने के लिए मान जाते हैं। 3 साल बाद काइट और लाउड ओसी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम कर रहे थे। एक दिन काइट अपने मास्टर के साथ स्टोल बर्गर आई होती है। उसके मास्टर ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और ओसी कम्युनिटी के बाकी लोगों ने भी कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। यहाँ तक कि काइट के मास्टर ने उसकी मिडिल फिंगर कट करके उसे अपने कैद में करके रखा था। वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी अपने नौकरों के साथ यही किया था। इसी दौरान काइट वहाँ लाउड को देखती है जो कि फूड काउंटर पर काम कर रहा था। तब काइट अपने मास्टर का ऑर्डर लेकर काउंटर पर फूड रिसीव करने जाती है जहाँ लाउड काइट की कटी हुई अंगुली को देख लेता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। इधर क्योंकि अपने मास्टर के वहाँ होने की वजह से वह उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाती है। कुछ देर बाद जब काइट की मास्टर खाना खा रही होती है तब वह वॉशरूम का बहाना करके लाउड से मिलने जाती है। दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तब लाउड उसे यहाँ से भागने के लिए मोटिवेट करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। वह उन दोनों को देखकर काफी भड़क जाता है और काइट को वहाँ से भगाने लगता है। तब लाउड गुस्से में आकर उसके मुंह पर थूक देता है कि तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक गुलाम लड़की ने बगावत शुरू कर दी थी। तब मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी और इतना कहते हुए वे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वह गुलाम लड़की रेस्टोरेंट के बाहर चिल्लाकर कह रही थी कि उसे यहाँ पर काम करते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसे ना ही घर मिला और ना ही आजादी। तब उस लड़की को लोग के लोग शूट कर देते हैं जिसमें वह वहीं पर मारी जाती है। उसी रात को मैनेजर लाउड के कान काटकर उसे लॉ के हवाले कर देते हैं। तब वहाँ पर काइट पहुंचकर दोनों लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को मार देते हैं और साथ ही वह मैनेजर को भी मार देती है, जिसके बाद वो लाउड से कहती है कि अब वे और गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे और वे दोनों उन ऑफिसर्स की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिलहाल वापस से हमें प्रेजेंट में आना पड़ता है जहां हम देखते हैं कि काइट बेहोश होती है। जब उसे होश आता है वह देखती है कि वह उस जगह पर है जहां उसका भाई लाउड काम किया करता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पर कैसे आई। तभी जॉन उसके पास आता है और उससे कहता है कि कैसे वह उसे एजेंट स्टोन से बचा कर लाया है। तब काइट जॉन से एजेंट स्टोन की मौत का पूछती है कि क्या वह मर गया है या फिर जिंदा है, और फिर वह जॉन पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने स्टोन को जिंदा छोड़ दिया।
थोड़ी बहस होने के बाद दोनों उसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं। फिर सुबह के वक्त क्वाइट चुपके से एजेंट स्टोन को वापस से मारने के लिए जाने लगती है। तभी जॉन उसे वापस से समझाता है कि स्टोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी, इसलिए उसे अभी के लिए तुम छोड़ दो। फिर वे दोनों नोटिस करते हैं कि बाहर एक तरह से स्टॉर्म आ चुका है और वह इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाहर रखी चीजों को जला रहा था। इसलिए वे दोनों वापस से रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और जब तक वह शांत नहीं होता है तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलता है। इसलिए जॉन और क्वाइट एक गेम खेलने लगते हैं। उस गेम के जरिए दोनों एक दूसरे के बारे में जानने को बेताब होते हैं। जैसे क्वाइट की सबसे फेवरेट जगह डिज्नीलैंड है और जॉन की पसंदीदा जगह एक कंटेनर स्टोर है। जॉन कहता है कि उसने कभी भी पिज्जा नहीं देखा और साथ ही जॉन को ओशियन में जाने से भी डर लगता है। इसके बाद जॉन क्वाइट को अपने साथ सैन फ्रांसिस चलने के लिए कहता है, जिस पर क्वाइट कहती है कि जॉन को पहले अपनी डील पूरी करनी चाहिए, उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन क्वाइट अभी भी स्टोन को मारना चाहती थी, इसलिए जॉन उससे कहता है कि वे अपने भाई की मौत का बदला लेकर कब तक चलेगी। उन दोनों के बीच काफी बहस होती है। अब अगली सुबह रेस्टोरेंट में जॉन खुद को अकेला देखकर सोचता है कि शायद क्वाइट उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन बाहर जाने पर वह देखता है कि क्वाइट जॉन की कार में सप्लाई रख रही थी, क्योंकि क्वाइट ने जॉन के साथ जाने का डिसाइड कर लिया है और अब वे दोनों शिकागो के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जॉन और क्वाइट शिकागो आ चुके थे। न्यू शिकागो में एंटर करना सैन फ्रांसिस्को में एंटर करने से भी ज्यादा ट्रिकी लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली में उन्हें एक स्नाइपर की वॉइस अंदर जाने के लिए डायरेक्शन बता रही थी। जॉन को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। वहीं क्वाइट इन सबको एंजॉय कर रही थी, ये देखने में काफी दिलचस्प था। तभी अचानक जॉन को रियलाइज होता है कि जॉन उस आवाज को जानता है और जॉन के अकॉर्डिंग ये आवाज कैलिप्सो की होती है, लेकिन वे आवाज जॉन की बात पर ना तो डिनाई करती है और ना ही उसे एडमिट करती है। फिलहाल जॉन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वे इन सब चीजों पर बहस करे, इसलिए जॉन कैलिप्सो का दिया हुआ पैकेज लेकर बाहर आ जाता है। ये वही पैकेज था जिसे रेवन ने जॉन से मंगवाया था, जिसके बदले में वे जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता देने वाली थी। अब जॉन और क्वाइट सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में आते वक्त जॉन पिट स्टॉप नाम की जगह पर रुकता है। ये वह जगह होती है जहाँ पर सारे मिल्कमैन मिलकर अपनी अपनी स्टोरियां बयां करते हैं। हालांकि उस जगह के काफी स्ट्रिक्ट रूल भी थे। पहला रूल था कि कोई भी मिल्कमैन का करंट जॉब नहीं पूछेगा। दूसरा, अंदर कोई भी वेपन अलाउड नहीं होता है। पर पहली बात तो वहाँ पहुँचते ही जॉन और क्वाइट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जॉन अंदर चला जाता है जबकि क्वाइट गैस भरने के लिए बाहर ही रुक जाती है। क्वाइट का जब गैस भरने का नंबर आता है तब एक आदमी उससे पहले ही गैस भरने लगता है। तब क्वाइट उसे रोकने लगती है। तब उल्टा वह आदमी उसके जूतों पर थूक देता है। तभी वहाँ मेरी नाम की एक लेडी मिल्कमैन आती है और उस आदमी के गैस से टैंक को स्टेप कर लेती है, जिसके बाद मेरी और क्वाइट अंदर जाने लगते हैं। मेरी इससे पहले क्वाइट से पिट स्टॉप पर नहीं मिली होती है, इसलिए वह क्वाइट से पूछ रही है कि वह कहाँ से है। तभी मेरी की नजर जॉन पर पड़ती है और वह जॉन के पास जाकर उसे किस करने लगती है। साथ ही वह जॉन को मारती है और कहती है कि तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, जिस पर जॉन कहता है कि मुझे लगा तुम मर गई हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेरी जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके बाद वे तीनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग कहते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच क्वाइट की मुलाकात वहाँ के बार टेंडर से होती है, जिसका निक नेम मिस्टर स्लिम होता है। स्लिम क्वाइट को बताता है कि मेरी का नाम ब्लडी मेरी है और वो भी कुछ लोगों के लिए निक नेम क्वाइट को बताने लगता है। फिर स्लिम मेरी को कहता है कि अपने सफर से थके लोग यहाँ आकर शावर भी लेते हैं, जिसके बाद वह भी शावर लेने के लिए चली जाती है। शावर लेकर जब क्वाइट आती है तब वह मेरी को उसका वेट करते हुए देखती है। उस दौरान मेरी क्वाइट को जॉन के खिलाफ भड़काने लगी, क्योंकि मेरी क्वाइट से जेलस फील कर रही थी और साथ ही कहती है कि जॉन के लिए उसकी कार एवलिन तुमसे ज्यादा जरूरी है। जॉन क्वाइट को कभी उसकी कार ड्राइव नहीं करने देगा। उसी रात पेटी स्टॉप के बाहर मेरी और जॉन बातें कर रहे थे, जहाँ मेरी जॉन से उसकी जॉब के बारे में पूछ रही थी। शुरुआत में तो जॉन उसे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन आखिर में वह उसे हिंट दे देता है, जिससे वह समझ जाती है कि जॉन को न्यू सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता मिलने वाली है। वहीं पिट स्टॉप में मिस्टर स्लिम अपना शो प्रेजेंट कर रहे थे। क्वाइट और जॉन शो को काफी एंजॉय करते हैं कि तभी क्वाइट नोटिस करती है कि मेरी वहाँ प्रेजेंट सभी लोगों के कान में जाकर कुछ न कुछ कह रही थी। क्वाइट समझ जाती है कि क्या होने वाला है।
वह जॉन को अलर्ट कर देती है। तभी अचानक सब लोग क्वाइट और जॉन के नजदीक आकर उससे नागरिकता के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में रहना उन सब के लिए एक सपने जैसा था और उन सबको अब वहाँ की नागरिकता भी चाहिए थी। इसलिए जॉन स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए उन सब की एक दूसरे से लड़ाई करवा देता है, क्योंकि नागरिकता तो सिर्फ एक इंसान के लिए अवेलेबल थी। उधर क्वाइट भी मेरी से फाइट करने लगती है और क्वाइट मेरी को बिना मारे बस एक एडवाइस देकर छोड़ देती है कि उसे रिवेंज के बदले मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी पलटकर क्वाइट पर हमला करने वाली होती है कि जॉन के कहने पर क्वाइट अलर्ट हो जाती है और उल्टा क्वाइट ही मेरी को स्टेप कर देती है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से न्यू सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। इस पर जॉन के कहने पर कार क्वाइट चला रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार में एक मिल्कमैन जिंदा रह गई और वे स्टोन को इन्फॉर्म कर देती है कि क्वाइट और जॉन वहाँ से निकल चुके हैं। उधर स्वीट टूथ, स्टू और बाकी कैदी एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर स्वीट टूथ स्टू को अपने ओल्ड सेल में ले गया और वे अपने पास्ट के बारे में उसे बताने लगता है, जहाँ स्टू को पता चलता है कि स्वीट टूथ एक चाइल्ड एक्टर था और उसके पास एक डॉग भी था। लेकिन स्वीट टूथ के शो का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वो डॉग ही होता है, जिससे इरिटेट होकर स्वीट टूथ उस डॉग को ऑन स्क्रीन मार देता है, जिस वजह से स्वीट टूथ को असाइलम भेज दिया गया था और कोलैप्स होने के बाद स्वीट टूथ असाइलम से फ्री होकर वापस अपने सोसाइटी में आ गया, जहां वापस आने पर उसे अपनी मदर और स्टेप फादर को असाइलम में कैद कर दिया गया था, क्योंकि वे लोग स्वीट टूथ से कभी भी मिलने नहीं आए थे। वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां पर स्वीट टूथ अपने पेरेंट्स के हड्डियों को डिस्ट्रॉय करके स्वीट टूथ के साथ बाहर आ जाता है। तब वे देखते हैं कि सारे कैदी मरे हुए हैं। अब ये देखकर स्वीट टूथ को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वे सारे कैदी उसकी ऑडियंस थी। जहाँ पर स्वीट टूथ और स्टू को पता चलता है कि ये सब एजेंट स्टोन ने किया है और माइक भी इन सब में शामिल है। तब स्वीट टूथ गुस्से में आकर एजेंट स्टोन के सारे एजेंट्स को मार देता है, क्योंकि सिर्फ माइक ही स्वीट टूथ को एजेंट स्टोन तक पहुंचा सकता था। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब जॉन बच्चा था तब वह बुरी तरह से एक कार में घायल पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तब उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहाँ मौजूद लेडी जॉन से उसके बारे में पूछती है और जॉन को याद दिलाती है कि वह उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन मौका मिलते ही वह जॉन को घायल कर उसकी कार लेकर भाग गई थी। तभी वहाँ पर वर्किंग सिस्टम आ गया, जिससे बचने के लिए जॉन एक शेड में छुप गया था। जॉन खुद को बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगा कि तभी उसे एक ऑरेंज रैली स्टाइल की एक स्पोर्ट कार दिखती है। उस कार में जॉन को कुछ फूड और पैसे मिलते हैं, जिसके बाद से जॉन ने कार में रहना शुरू कर दिया था। एक दिन कुछ कैनिबल्स खाने की तलाश करते हुए जॉन तक पहुंच जाते हैं। अब जॉन जैसे तैसे करके वहाँ से खुद को भगा लेता है। काफी मुश्किलों के बाद वो खुद को वहाँ से बचा लेता है। उस दिन वे डिसाइड करता है कि उसी कार ने जॉन की जान बचाई है। अब जॉन उसकी सर्विस करेगा और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखेगा, जिसके बाद उस कार को रिपेयर करवाता है और उसे नाम देता है एलिन। तब वापस से हम जॉन और क्वाइट को देखते हैं, जो फिलहाल न्यू सैन फ्रांसिस्को के लिए जा रहे थे। उस बीच क्वाइट को जॉन की एक फैमिली फोटो मिली, जिसमें उसके पेरेंट्स का फेस विजिबल नहीं था। हवा की वजह से वे फोटो उड़कर कार से बाहर चली जाती है, जिसे ढूंढने के लिए जॉन और क्वाइट दोनों कार से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वे फोटो मिल जाती है। तभी जॉन और क्वाइट नोटिस करते हैं कि एलिन के पास कुछ होली मैन खड़े होते हैं और वे एलिन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जॉन उनमें से 2 होली मैन को शूट कर देता है, लेकिन एक होली मैन एलिन को लेकर वहां से चला जाता है। तब जॉन और क्वाइट पैदल ही उस होली मैन को पकड़ने लगते हैं। इसी बीच एलिन के खो जाने से जॉन बहुत ही उदास हो जाता है और फिर वह सफर के दौरान क्वाइट से बिल्कुल भी बात नहीं करता है और चलते चलते वे दोनों होली मैन के कैंप तक पहुंच जाते हैं। तब क्वाइट और जॉन उस होली मैन को ऐसा रियलाइज कराते हैं कि वे दोनों भी उनके ग्रुप के मेंबर्स हैं। उसी बीच वे दोनों देखते हैं कि उनका एक लीडर भी है, जो एक प्रीचर होता है। प्रीचर मतलब यानी कि एक प्रीस्ट जो रिलीजन के बारे में सबको ज्ञान देता है। प्रीचर को होली मैन जॉन की कार को गिफ्ट कर रहे थे। तभी जॉन प्रीचर को ओपन फाइट करने का चैलेंज देता है, जहां दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जॉन हार जाता है और प्रीचर जॉन को कैद कर देता है। उधर क्वाइट एक होली मैन से फाइट कर रही थी, ताकि वे उस जगह से निकलने के लिए दूसरी गाड़ी का जुगाड़ कर सकें, जहां पर क्वाइट होली मैन को मारकर गाड़ी का जुगाड़ कर लेती है और इसके बाद क्वाइट जॉन को वहां से निकालती है और यहाँ से उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन जॉन इस बात पर एग्री नहीं करता है, क्योंकि जॉन अपनी कार को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस पर जॉन और क्वाइट के बीच काफी बहस होती है। तब क्वाइट जॉन से कह देती है कि एवलिन बस एक कार ही तो है और मैं एक कार के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। अब ये कहते हुए क्वाइट जॉन को वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद जॉन अपनी कार एवलिन के पास वापस आ जाता है। तब वह प्रीचर जॉन को देख लेता है और फिर से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान जॉन की कार के गैस टैंक में होल हो जाता है,
जिस वजह से ऑयल लीक होने लगा था और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से लगभग सारे होलीमैन और जॉन खुद भी इंजर्ड हो जाता है, जबकि प्रीचर को उसके कुछ आदमी रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाते हैं। उधर क्वाइट को भी उस ब्लास्ट के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वह ज्यादा दूर नहीं गई थी। अब ये देखकर उसे लगता है कि शायद जॉन भी मारा गया है। इस बात से क्वाइट काफी उदास होती है और वे रोने लगती है। तब वापस से क्वाइट रेवन का पैकेज लेकर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जॉन को होश आता है, तब वे देखता है कि उसकी कार का एक एक पार्ट बिखरा हुआ है। अब वे याद करने लगता है कि कैसे उसने एक एक पार्ट जोड़कर कार को बनाया था। इधर क्वाइट को लग रहा था कि उस ब्लास्ट में जॉन की मौत हो चुकी है, इसलिए क्वाइट सैन फ्रांसिस्को की जर्नी कंटिन्यू रखती है कि तभी अचानक से एक डियर उसके सामने आ गई और उसे बचने के चक्कर में क्वाइट की कार झाड़ियों में फंस जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो असल में लोगों का सामान लूटता है। फिलहाल क्वाइट जॉन की मौत से काफी दुखी होती है और अब उसकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है और रेवन की दी हुई डेडलाइन भी खत्म होती जा रही थी। इन सब बातों को दिमाग में सोचते हुए क्वाइट परेशान होकर उस आदमी से कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। जिसके बाद वह आदमी उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और क्वाइट के प्रॉब्लम को सुनने लगता है और इसी बीच उसे वह नागरिकता वाली बात पता चल जाती है, जिससे अब वह आदमी क्वाइट को मारकर उसके पैकेज को लेने की कोशिश करता है। तभी क्वाइट उसका ध्यान भटकाते हुए उस पैकेज को दूर फेंक देती है ताकि क्वाइट उसी बीच में उस आदमी को शूट कर सके। लेकिन तभी उस आदमी को कोई शूट कर देता है और वह कोई और नहीं बल्कि क्वाइट की पुरानी फ्रेंड वेट होती है और वेट क्वाइट को बचाने में कामयाब भी हो गई थी। एक्चुअली में वेट के पास एक गाड़ियों का ग्रुप होता है जो म्यूचुअली साथ में प्रोटेक्शन के लिए ट्रेवल करते हैं। ब्लास्ट के बाद जब जॉन कैंप से निकल रहा होता है तब उसे कार मिली थी जिसमें रेडियो होता है और उस वक्त रेडियो के चैनल पर वेट अवेलेबल थी और जॉन को वेट और उसकी ट्रक गैंग के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए जॉन रेडियो की हेल्प से उनसे कांटेक्ट करके उन्हें बुला लेता है और फिर जॉन उन्हें क्वाइट को बताता है, इसलिए वो टाइम पर क्वाइट के पास पहुंचकर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। जब क्वाइट वापस आती है तब वे जॉन को देखकर शॉक रह गई, क्योंकि क्वाइट के अकॉर्डिंग जॉन मर चुका था। इस बार जॉन क्वाइट से माफी मांगता है, लेकिन क्वाइट उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती है। क्वाइट जॉन को जिंदा देखकर काफी खुश थी। कुछ देर बाद वेट जॉन और क्वाइट को आकर बताती है कि एजेंट स्टोन होमरम पहुंच गया है, क्योंकि स्वीट टूथ ने उसके सारे बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे परेशान होकर अब एजेंट स्टोन स्वीट टूथ से बदला लेना चाहता था। साथ ही वह उन्हें बताती है कि सैन फ्रांसिस्को जाने वाला रास्ता काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रास्ते में हेवर डैम पड़ता था, इसलिए वे लोग अब एक नया रूट बनाएंगे। खाना खाने के बाद जॉन और क्वाइट एक कार को रिपेयर करने लगते हैं जो वेट उन्हें देकर गई थी। कुछ देर बाद जॉन क्वाइट से कहता है कि हम एक दूसरे से बात किए बिना इस काम को नहीं कर सकते हैं। तब क्वाइट जॉन से कहती है कि वह उसके कहने पर उसके साथ क्यों नहीं आया। हालांकि वे दोनों पार्टनर्स हैं, लेकिन फिर भी उसने एवलिन को चुना। साथ ही वे कहती है कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए ये प्लान बनाया था, लेकिन बाद में तुमने ही मुझे छोड़ने का डिसीजन ले लिया। दरअसल क्वाइट जॉन से अटैच हो चुकी थी और वे अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत से लोगों को खो चुकी थी और अब वे जॉन को नहीं खोना चाहती थी। अब ये कहकर वह रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है और फिर वह सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि जॉन अभी भी कार पर काम कर रहा था। कार में बैठने के बाद नोटिस करती है कि ग्लोब कंपार्टमेंट में उसकी कुल्हाड़ी रखी है, जिसे क्वाइट ने पूरे जर्नी के दौरान एक वेपन की तरह यूज किया था। फिर जॉन भी कार में आ गया और अपने डिसीजन के लिए क्वाइट से माफी मांगता है और साथ ही उससे कहता है कि वह उसकी अभी भी पार्टनर है। इससे पहले कि क्वाइट उसका जवाब देती, पास से गुजरे एक कॉन्वॉय ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में कोई भी घायल नहीं होता है। तब वे सभी उनसे लड़ने के लिए पूरी तैयारी करने लगते हैं। कार को पूरी तरह से तैयार करने के बाद जॉन और क्वाइट उस कार को नाम देते हैं रकील। फिर कोवॉय और रेड किल दोनों एजेंट स्टोन के ब्लॉकेड को पास करते हुए अब उनसे पूरी तरह से लड़ने के लिए उनके मैदान में पहुंच गए थे, क्योंकि लोमेन ने उन तीनों ड्राइवरों को शूट कर दिया था। अब क्योंकि उन्हें तो रिवेंज लेना था और वेड भी उनसे लड़ने के लिए अपनी F1 कार में चली जाती है। अब जैसे ही वे एजेंट स्टोन के मैदान में पहुंचने लगे तभी एजेंट स्टोन ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और अब शुरू होता है जॉन और एजेंट स्टोन के बीच एक बड़ा सा युद्ध। और इन सब के बीच में एंट्री होती है स्वीट टूथ की। उसके साथ स्टू और माइक भी थे। इस बार स्वीट टूथ अपने एक नए लुक के साथ वहां पर एंटर करता है और स्वीट टूथ आते ही मिसाइल फायर करना शुरू कर देता है। असल में ये एक बैटल एजेंट स्टोन और लोमेन के बीच हो रहा था। जब स्वीट टूथ की मुलाकात क्वाइट और जॉन से होती है तब वे उनका भी साथ देने लगता है और इधर एजेंट स्टोन लगातार उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था। अब बहुत सारे कोवाई मेंबर्स को भी मार देता है और इन सब के बीच में एबर भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। स्टू भी ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है कि माइक उसे बचा लेता है। स्वीट टूथ जानबूझकर वेट के एक ट्रक पर मिसाइल शूट कर देता
देता है। अब स्टू उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वह तो अपने साइड है क्योंकि वह भी स्टोन को मारना चाहती है। अब स्वीट टूथ उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि कोई भी अपना नहीं है और हम यहाँ पर सबको मारने के लिए आए हैं। तब माइक स्टू को समझाता है कि वह पागल हो चुका है और वह हमें भी मार देगा, इसलिए हमें स्वीट टूथ को खत्म कर देना चाहिए। अब जैसे ही वह उस पर गन पॉइंट कर रहा था तभी स्वीट टूथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वह स्टू से कहता है कि फिलहाल अब वह उसकी साइड है तो उसे माइक को शूट कर देना चाहिए। अब फिलहाल स्टू ने माइक को मारने का तो सोच लिया था, लेकिन वह कंफ्यूजन में आ गया था क्योंकि स्वीट टूथ पागल हो चुका था और माइक को मारना उसके लिए एक बड़ी बेवकूफी हो सकती थी। तब स्टू स्वीट टूथ को शूट कर देता है और फिर वे दोनों गाड़ी से जंप करते हैं, लेकिन स्वीट टूथ इतनी आसानी से नहीं मरता है। वो स्टू के बिहेवियर से काफी अपसेट होकर सीधा एजेंट स्टोन की गाड़ी पर जंप कर देता है। तभी एजेंट स्टोन के शूट करने पर स्वीट टूथ गाड़ी से गिर जाता है और इतने में ही सामने से आ रही गाड़ी उसको टक्कर मार देती है और ये कोई और नहीं बल्कि स्टू और माइक ही थे। फिलहाल अब एजेंट स्टोन का सामना क्वाइट और जॉन से होता है। जब जॉन अपनी गाड़ी का यूज करके एजेंट स्टोन की गाड़ी को फ्लिप कर देता है, लेकिन एजेंट स्टोन अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उस क्रैश में जॉन और क्वाइट बेहोश हो गए थे। अब मौका देखते ही एजेंट स्टोन क्वाइट को गाड़ी से निकालकर शूट करने ही वाला होता है। तब क्वाइट उससे कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। अब वो उसका रीजन पूछता है पीछे। तब तक जॉन को होश आ जाता है और वह कुल्हाड़ी सीधा स्टोन के मुंह पर मारता है, जिससे देखकर लगता है कि स्टोन मर जाएगा। अब क्वाइट एजेंट स्टोन को दो चॉइस देती है कि या तो वह खुद को जल्दी से मार ले या फिर तड़प तड़प कर मर जाएं, जैसा कि उसने उसके भाई के साथ किया था। तब वे दोनों उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, यानी कि एजेंट स्टोन ने खुद को मार लिया था। अब जॉन और क्वाइट न्यू सैन फ्रांसिस्को के गेट पर पहुंचते हैं, जहां रेवन अपना पैकेज रिसीव करने के लिए आती है और उसका वेलकम करती है। तब जॉन क्वाइट को भी अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद सारे गार्ड उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। रेवन जॉन से कहती है कि नागरिकता सिर्फ जॉन के लिए थी, जिस पर जॉन रेवन से कहता है कि जॉन क्वाइट के बिना ये पैकेज रिसीव नहीं कर पाता। अब ये सुनने के बाद भी रेवन डील के रूल को चेंज नहीं करती है। जॉन क्वाइट के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि अगर क्वाइट के लिए सैन फ्रांसिस्को में जगह नहीं है तो वह भी वहाँ पर नहीं आएगा। तब क्वाइट और जॉन के बीच इस बात के लिए बहस होने लगती है। अब क्वाइट जॉन को इस बात के लिए अलाउ नहीं करती है और जॉन को रिमाइंड करवाती है कि सैन फ्रांसिस्को में रहना हमेशा से उसका एक सपना था और क्वाइट जॉन के सैन फ्रांसिस्को में ना जाने का रीजन नहीं बनना चाहती थी। जॉन क्वाइट की बातों को नहीं मान रहा था। तब क्वाइट गुस्से में आकर जॉन के शोल्डर पर शूट कर देती है और कहती है कि जॉन को अंदर ले जाओ क्योंकि उसे मेडिकल इमरजेंसी है। तब रेवन की सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर ले आते हैं और अब जॉन को सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता मिल जाती है। फिलहाल अब उन्हें जरूरत थी एक मिल्कमैन की। तब क्वाइट को डिलीवरी के लिए एक पैकेज देते हैं, लेकिन क्वाइट को इस जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और क्वाइट उस पैकेज को लेकर सैन फ्रांसिस्को के गेट पर रह रहे गरीबों में बांट देती है और फिर वे वहां से चली जाती है। उधर रेवन जॉन के लाइव पैकेज को ओपन करती है तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि आइसक्रीम होती है, क्योंकि रेवन उसे टेस्ट कर रही थी और उस टेस्ट में जॉन पास भी हो गया था। अब 1 महीने बाद न्यू सैन फ्रांसिस्को में जॉन अपनी नई जिंदगी जी रहा था और वहाँ के लोग जॉन को बहुत ही लाइक करते हैं, यहाँ तक कि जॉन सैन फ्रांसिस्को का सेलिब्रिटी बन चुका था, क्योंकि जॉन पहला ऐसा इंसान था जो आउटसाइड से सीधा सैन फ्रांसिस्को में रहने आया था। वहाँ के लोग जॉन की बैटल स्टोरी को ऐसा एंटरटेनमेंट से सुनते थे। जॉन की पॉपुलरिटी की वजह से उसे डेड रिक्वेस्ट भी आने लगी थी और अब खास बात तो यह है कि अब जॉन को पिज्जा भी ट्राई करने को मिलता है। लेकिन उस सिटी का डार्क सीक्रेट यह भी था कि सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले लोग रेवन के एक तरह से कैदी थे। वे जॉन से रिलेटेड हर एक छोटी अपडेट रेवन को देते थे। एक्चुअली में रेवन ने इन सब लोगों को जॉन से अच्छे से व्यवहार करने के लिए कहा था। फिर एक दिन अचानक जॉन बार में आता है और वह रेवन से कहता है कि वह इस जगह को छोड़कर जा रहा है, जिस पर रेवन उसे कन्विंस करते हुए एक घर दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा बचपन यहीं पर बीता था और तुम्हारे पेरेंट्स भी इसी घर में रहते थे। फिर रेवन जॉन को कहती है कि उसके लिए एक नया मेल भी आया था। जॉन मेल बैग्स को खोलकर चेक करता है, जिसमें जॉन के बचपन की कुछ फोटो होती है जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ क्लिक करवाई थी। रेवन जॉन से कहती है कि तुम्हारे बहुत से सवाल होंगे, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो शायद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जॉन थोड़ी देर सोचता है और फिर वह कहता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर सिर्फ क्वाइट के साथ होगा जो कि सैन फ्रांसिस्को के बाहर है। और तब रेवन अपने असली रूम में आती है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि
उसे गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट कर लो। रेवन जॉन को कहती है कि कुछ टाइम बाद कैलिप्सो दूसरी सिटीज के साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा और रेवन चाहती थी कि जॉन उसका ड्राइवर बने और वे उस टूर्नामेंट को जीतें। इधर सैन फ्रांसिस्को के बाहर क्वाइट को कुछ लड़कियों ने पकड़ दिया था। उनमें से एक उनकी लीडर भी होती है जो उससे कहती है कि वे जॉन की सिस्टर है और साथ ही वे उससे पूछने लगती है कि तुम जॉन के साथ काफी दिनों से घूम रही थी और इसी के साथ कहानी एंड हो जाती है। तो क्या दोस्तों अब जॉन रेवेन के लिए उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा या फिर जॉन वहां से निकलकर क्वाइट के पास वापस आ जाएगा? लेकिन इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा सीजन 2 का, जो कि जल्दी आने वाला है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।